नंदीपुर नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत काफी साल पहले ही हो गया था। वो अपने बाप दादा की जमीन में खेती बाड़ी करता था। बस ऐसे ही उसका गुजर बसर चलता था। वो हमेशा अकेला ही नजर आता था। ना उसका कोई रिश्तेदार, ना ही कोई अपना था। एक दिन काम से वापसी पे गांव की एक बूढ़ी हमसाई किशन को देख के अपनी पड़ोसन से कहने लगी। कितना अच्छा लड़का है किशन। बहुत सीधा साधा है। ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया, ना ही किसी का दिल दुखाया। बस बेचारा अकेला है। अब देखो, घर जाकर खुद खाना बनाकर खाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। मैं रोज इसको आते जाते देखती हूँ। बहुत ही नेक शरीफ लड़का है। देखो ना, शादी की उम्र को पहुंच चुका है, पर अभी तक घर नहीं बसा इसका। मैं सोच रही थी कि अगर अपनी दिव्या की शादी किशन से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, लड़का भी अपने गांव का देखा भाला है। बहुत खुश रखेगा अपनी दिव्या को। तुम क्या कहती हो सरला? आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली मौसी। अगर आप बात करें और किशन हाँ कहे तो मेरी तरफ से तो हाँ है। अच्छा, तू फिक्र न कर सरला। मैं कल ही किशन के पास जाती हूँ और उससे रिश्ते की बात करती हूँ। तू देखना, वो जरूर मान जाएगा। आखिर कमी क्या है हमारी दिव्या में? पर मौसी, आप तो जानती हैं कि मेरे पास अभी दिव्या के ब्याह के पैसे नहीं हैं। किशन को सारे ब्याह का खर्च खुद ही उठाना होगा। बस यही विनती है मेरी। वो अगले ही दिन पहली फुर्सत में किशन के पास गई और उससे कहने लगी। किशन बेटा, आखिर कब तक ऐसे अकेले ही जीवन बिताते रहोगे? तुमने अपनी शादी का भी सोचा है क्या? प्रणाम मासी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा ब्याह? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। भला मुझ जैसे अनाथ को कोई अपनी बेटी क्यों ही देगा? ना मेरे कोई आगे ना पीछे। फिर कौन करवाएगा मेरी शादी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब तुझे अकेले आते जाते और सारे घर के काम करते देखती हूँ तो दिल दुखता है मेरा। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, अपने ही गांव की है। बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। अगर तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। ऐसे कब तक अपनी जवानी तन्हा गुजारोगे? इतना सुनते ही किशन के मन में लड्डू फूट पड़ते हैं। वो मासी से कहने लगा। अच्छा, ऐसा है तो फिर जैसा आपको ठीक लगे मासी। मेरी तरफ से हाँ है। बाकी जो आपको समझ में आए वही करें। अब मेरा तो कोई है नहीं जो मेरी शादी के मामले देखे। किशन बेटा, बस एक दिक्कत है। लड़की वाले जरा गरीब हैं। तुम्हें खुद ही ब्याह का सारा खर्च उठाना होगा। बस इसी बात से वो लोग कुछ परेशान हैं। मासी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हुए हैं। मैं वही शादी पर खर्च कर दूंगा। आप लड़की वालों की चिंता दूर कर दें। चलो ऐसा है तो समझो, तुम्हारा रिश्ता पक्का। अब बस दूल्हा बनने की तैयारी करो। मासी सारी बात सरला से करती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद किशन और दिव्या की शादी हो जाती है। अब किशन की तन्हाई खत्म हो गई थी। किशन बहुत ही खुश नजर आ रहा था। दिव्या बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने तो किशन के घर को जगमगा दिया था। एक दिन किशन का दोस्त वरुण आता है और उससे कहता है। किशन, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैं कुछ दिनों के लिए शहर क्या गया। तूने तो मेरे पीछे से ही शादी भी कर ली और अपने दोस्त को बुलाया भी नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। बस बहुत जल्दी में शादी हुई, इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं बुला सका। वरना मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? तुझे मैं अपना दोस्त नहीं, अपना भाई मानता हूं। खैर, इन बातों को छोड़। ये बता कि भाभी कहाँ है? ये बातें हो ही रही थीं कि इतने में दिव्या भी आ जाती है। वरुण तो पहली ही नजर में दिव्या का दीवाना हो गया था। उसकी नजरें दिव्या की सुंदरता से हट ही नहीं रही थीं। वो बस उसे देखे ही जा रहा था। वह दिव्या को शादी के तोहफे के तौर पर सोने का हार देता है। दिव्या वह हार देखकर हैरान रह जाती है, पर किशन वरुण से कहता है। ये क्या वरुण, इतना कीमती तोहफा? मेरे भाई, ये हम नहीं रख सकते। तू कोई और तोहफा दे दे, ये वापस रख ले।
तेरी शादी में काम आएगा। हम पर इतना बड़ा बोझ ना डाल मेरे भाई। ऐसे कैसे वापस रख लूं? ये तेरे लिए नहीं, भाभी जी के लिए है। मैंने अपनी शादी के लिए और बहुत गहने बनवाए हैं। तू मेरी फिक्र न कर। आपको ये हार कैसा लगा भाभी जी? मुझे तो ये हार बहुत पसंद आया है देवर जी। इस कीमती तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया देवर जी। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी और दिवाली आ रही है ना, बस उसी पर पहनूंगी। वरुण बेपरवाही से बस दिव्या को देखे ही जा रहा था। उसकी नजरें बस दिव्या पर ही टिकी रह गईं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन जब किशन खेतों में काम कर रहा था तो मौका पाकर वरुण उसके घर दिव्या को मिलने जाता है और उससे कहता है, दिव्या, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफे लाया हूं। तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे। इन्हें पहनकर तुम और भी सुंदर लगोगी। बहुत शुक्रिया देवर जी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों इतने कीमती तोहफे लाते हैं। मैं अक्सर शहर जाता हूँ, वहां मुझे जो चीज अच्छी लगती है ले लेता हूँ। मैं कभी सस्ती चीजें नहीं लेता, मुझे महंगी चीजें ही पसंद हैं। जितनी आप अच्छी हैं, मैं उतनी ही अच्छी चीजें खरीदता हूँ। क्या हुआ, आपको ये सब पसंद नहीं आया क्या? कहें तो मैं आइंदा नहीं लाऊंगा दिव्या। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं, पर क्या करूं, किशन मुझे कुछ लाकर देते ही नहीं। वो बस अपने काम में मशरूफ रहते हैं। वैसे बुरा न मानना दिव्या, किशन तुम्हें दे ही क्या सकता है? वो ठहरा एक गरीब अनाथ, उसके पास पैसे कहाँ? मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। तुम्हें तो मेरे जैसे किसी अमीर के घर होना चाहिए था, जो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देता। बस इसी तरह वरुण दिव्या को अपनी मीठी मीठी बातों में ले आता है और दिव्या भी बस उसकी बातों और चीजों की चमक दमक में कहीं खो जाती है। अब वरुण अक्सर ही किशन के काम के समय उसके घर आता जाता रहता है। दिव्या और वरुण अब छुप छुप के एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दिव्या अपने भोले पति को धोखा देकर रोज ही वरुण से मिलती है। हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे दिव्या? अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि काम का बहाना बनाकर किशन को दूसरे शहर भेज दो, ताकि हम आराम से मिल सके। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वरुण। मुझे भी रोज ऐसे मिलते हुए बहुत डर लगता है। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर किशन को दूर भेज देती हूँ। कुछ ही दिनों बाद दिव्या किशन से बहुत मोहब्बत से कहने लगी, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि कब तक बस यूं खेतों में ही काम करते रहेंगे। देखिए, इतनी सी आमदनी में गुजारा बहुत मुश्किल होता है। अभी तो हम अकेले हैं, कल को जब बच्चे हो जाएंगे तब तो और भी मुश्किल होगी। मैंने शादी से पहले बहुत सपने देखे थे, लेकिन अब बस सब्र करके गुजारा कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आपको खेती छोड़कर कोई व्यापार करना चाहिए? तुम ठीक कह रही हो दिव्या, लेकिन मुझे किसी और काम का अंदाजा नहीं है। मैं करूं भी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि आपको दूसरे शहर जाकर कोई व्यापार देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। जब कुछ पैसे हाथ आ जाए तो वापस लौट आए और यहाँ काम शुरू कर लें। देखिए किशन, यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला। यह तो एक गरीब गांव है। दिव्या, वैसे तो मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। दिव्या भोले भाले किशन को अपनी बातों में ले आती है और किशन दूसरे शहर जाने का इरादा कर लेता है। कुछ ही दिनों बाद किशन दूसरे शहर जाने लगता है और अपने दोस्त वरुण से मिलकर कहता है, वरुण, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूं मेरे दोस्त। तुम दिव्या का बहुत ख्याल रखना और कभी-कभी आते जाते रहना, ताकि दिव्या को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मेरे दोस्त,
तुम तो जानते हो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, तुम अपना काम मन लगाकर करना और भाभी जी की चिंता मत करना, मैं उनका ख्याल रखूंगा। किशन शहर के लिए निकल पड़ता है। दूसरे शहर का बाजार देखकर किशन तो हैरान ही रह जाता है। वह पहली बार किसी शहर आया था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह परेशान होकर एक जगह खड़ा रहता है कि तभी एक व्यापारी उसे देखकर उससे कहता है, बेटा, मैं काफी देर से तुम्हें वहां परेशान खड़ा देख रहा हूं। तुम इस शहर के नहीं लगते। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? किशन व्यापारी को अपनी सारी दास्तान सुनाता है तो व्यापारी उससे कहता है, अच्छा, तो तुम कारोबार के सिलसिले में आए हो? देखने में तो तुम भले घर के लगते हो। बेटा, ये बहुत चालाक लोगों का शहर है। तुम्हें यहां बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर तुमने काम ही करना है तो मैं तुम्हें अपनी दुकान पर रख सकता हूं, साथ ही रहने की जगह भी दे दूंगा। मुझे अपना काम संभालने के लिए एक नेक इंसान की जरूरत है। किशन उसकी बात मानकर उसके कारोबार को संभालने की अनुमति दे देता है और उसके साथ घर चला जाता है। उसके घर में उसकी एक जवान बेटी भी रहती थी जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, लेकिन सेठ चुन्नी लाल को अपनी बेटी के लिए एक मेहनती और ईमानदार दामाद चाहिए था जो बिना किसी लालच के उसके साथ विवाह करे। इसी कारण अब तक उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला था। सेठ किशन को अपना सारा कारोबार समझा देता है और किशन भी बहुत दिल लगाकर ईमानदारी से उसका काम संभालने लगता है। बहुत ही जल्द किशन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेठ चुन्नी लाल के दिल में अपनी जगह बना ली। मुझे हमेशा से ही अपनी पायल के लिए किशन जैसे लड़के की तलाश थी। हे भगवान, काश किशन कुंवारा होता तो मैं तुरंत अपनी पायल की शादी उससे करवा देता। भला आज के जमाने में इतना नेक और ईमानदार लड़का कहां मिलता है। हे भगवान, मेरी पायल के लिए भी ऐसा ही लड़का भेज दे। कुछ ही महीनों में किशन ने अपनी मेहनत से काफी पैसा कमा लिया। वह अपनी पत्नी को खत लिखता है, लेकिन दिव्या और वरुण दोनों किशन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बड़ा आया व्यापारी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यहाँ तो ये टके का किसान था, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से चलती थी। वहां जाकर क्या सेठ बन गया है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वरुण। मैं भी यही सोच रही हूँ कि वहां जाकर ऐसा कौन सा खजाना लग गया है किशन के हाथ, जो ये इतनी जल्दी व्यापारी भी बन गया है। झूठा कहीं का। दोनों किशन के खत पर बहुत हंसते हैं। किशन को दूसरे शहर आए हुए 1 साल हो गया था, पर वह एक बार भी अपने गांव वापस नहीं गया था। अब उसे दिव्या की बहुत याद सताने लगी थी। वह सेठ से कुछ देर की छुट्टी के लिए इजाजत मांगता है तो सेठ उसे समझाने लगता है। बेटा किशन, मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूं। मेरी बातों को गौर से सुनना। बेटा, तुम 1 साल बाद अपने गांव वापस जा रहे हो। देखो, साल भर में वक्त और हालात भी बदल जाते हैं। कुछ भी हो बेटा, अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझकर और होश से करना। कभी खुशी में कोई वादा और दुख में कोई फैसला मत करना। किशन खुश खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वरुण, किशन की चिट्ठी आई है। वह अगले महीने आने वाला है। अगर वह यहाँ आ गया तो हम कैसे मिलेंगे? वैसे भी मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर तुम ही बताओ, अब क्या करेंगे? मेरी जान, तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही वो मनहूस आएगा, तुम उसे दोबारा किसी काम से भेज देना। वैसे भी वो तुम्हारी सारी बातें मानता है। किशन बाहर खड़ा दिव्या और वरुण की ये सब बातें सुन लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने में वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं और बहुत घबरा कर कहते हैं, किशन, आप तो अगले महीने आने वाले थे ना? वो मैं तो देवर जी से आपके बारे में ही बात कर रही थी। किशन,
तू ऐसे अचानक? वो मैं भाभी जी ने कुछ जरूरी सामान मंगवाया था, मैं वहीं देने आया हूँ। दिव्या और वरुण, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझसे अब झूठ मत बोलो तुम दोनों। मैंने तुम दोनों की बातें खुद अपने कानों से सुनी हैं। वरुण, मैंने तुझे अपना दोस्त नहीं, अपना भाई माना था और तूने मेरे ही घर पर डाका डाला। दिव्या, पता है, दुनिया का सबसे बड़ा मान एक पति को अपनी पत्नी की वफा पर होता है। जो आज तुमने मेरा मान, मेरा भरम तोड़ दिया। मैं अभी के अभी तुम्हें तलाक देता हूं दिव्या। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। किशन अकेला बैठकर बहुत बुरी तरह रोता है। वह बिल्कुल टूट चुका था। एक ही पल में उसकी जिंदगी बदल गई थी। वह दिव्या और वरुण के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि वे उसे ऐसे धोखा देंगे। कुछ देर चलने के बाद दिव्या वरुण से कहने लगी, वरुण, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत की बातें करते थे ना। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हुआ है। अब तुम्हें जल्द से जल्द मुझसे शादी करनी होगी। पहले ही पूरा गांव हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाता है, इसलिए अब ब्याह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। क्या कहा? शादी और तुझ जैसी औरत से? अरे, जो अपने पति की न बन सकी वो मेरी क्या बनेगी? तुझ जैसी औरतें दिल बहलाने के लिए होती हैं, ब्याह रचाने के लिए नहीं। वैसे भी अब मेरा मन तुझसे भर गया है, इसलिए आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दिव्या को वरुण की असलियत पर अब भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। वह 1 साल से अपने देवता समान पति को धोखा दे रही थी और आज जब खुद धोखा खाया तो उसे सहन नहीं हुआ। किशन वापस सेठ चुन्नीलाल के पास जाता है और उसे अपनी सारी दास्तान सुनाता है। सेठ चुन्नीलाल किशन और अपनी बेटी पायल की शादी करवा देता है। इस तरह किशन को एक वफादार और बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिलती है और पायल को एक नेक, ईमानदार और बहुत मोहब्बत करने वाला पति मिलता है। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।